जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब पढ़ाई एकदम इंजॉय तरीके से कर रहे होंगे, पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं कर रहे होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से आप सब बहुत अच्छे से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का जो इतिहास है दोस्तों, हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वहां तक की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। जयप्रकाश नारायण के बारे में और कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, बाबू जगजीवन राम के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने दोस्तों पिछले वीडियो में चीज़ों को अच्छे से समझ लिया था। आज हम दोस्तों इसी में पढ़ने वाले हैं प्रांतीय चुनाव और जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 1937 में, उसके बारे में आज हम दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल से अभी जुड़े हैं दोस्तों, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वीडियो को एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करें। आप सब जानते हैं दोस्तों कि मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी दोनों की ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, यानी आधुनिक भारत की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की भी पॉलिटी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को एक क्रम से देखने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएं, चीज़ों को रिलेट कर पाएं। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हम आधुनिक भारत के जो ये इतिहास है पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं, पूरे विस्तार से पढ़ाने वाले हैं कि किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, यानी किस तरह से सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो लोग नियमित क्लास को देख रहे हैं दोस्तों, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग चीज़ों को नोट डाउन करते चले और चीज़ों को समय समय पर रिवाइज करते रहे, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने तैयारी के हिसाब से क्या करते रहे, अपनी प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों बहुत ध्यान से आप सब वीडियो को देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले दोस्तों प्रांतीय चुनाव और जो मंत्रिमंडल का गठन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यह भी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, जो प्रांतीय चुनाव हुआ था यानी जो 1937 यानी 1937 में जो प्रांतीय चुनाव होता है और उस दौरान जो मंत्रिमंडल का गठन होता है, हम उसको पढ़ने वाले, हम देखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरह इस प्रांतीय चुनाव में क्या क्या बातें थी या क्या क्या फैक्ट सामने निकल के आते हैं जिनसे आपसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो उस समय 1937, आप सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, जो 1937 में जो प्रांतीय चुनाव होता है, 1937 में जो प्रांतीय चुनाव होता है, तो देखिए इस प्रांतीय चुनाव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यानी 1937 का ये जो प्रांतीय चुनाव होता दोस्तों, तो अगर आपसे इसमें पूछा जाता सबसे पहले कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहां मिला था, तो कांग्रेस को कुल 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों पूर्ण बहुमत कांग्रेस को 5 प्रांतों में मिला था। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्तों कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन कितने प्रांतों में किया गया था, तो 6 प्रांतों में दोस्तों कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो आपके लिए सबसे पहले तो यही फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखने के लिए कि जो 1937 का प्रांतीय चुनाव होता है यानी 1937 का जो प्रांतीय चुनाव होता है दोस्तों, उसमें अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों कि जो कांग्रेस थी वह कांग्रेस को अगर पूछा जाए कि पूर्ण बहुमत यानी कंप्लीट मेजॉरिटी कितने प्रांतों में मिली थी, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कंप्लीट मेजॉरिटी दोस्तों कांग्रेस को उस समय 5 प्रांतों में मिली थी। लेकिन आपसे अगर यह पूछा जाए जो उस समय दोस्तों चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन कितने प्रांतों में किया था, तो मंत्रिमंडल का जब गठन की बात आती है दोस्तों, तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन 6 प्रांतों में किया था। किस तरह से किया था अभी आप देखेंगे कि सर की बहुमत तो बना था कि 5 प्रांतों में, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन होता है 6 प्रांतों में। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो अभी देखिए आप आगे इसको समझने वाले हैं। आप बस अभी एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन इस तरह से याद रखिए कि जब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो 1937 का चुनाव प्रांतीय चुनाव होता है दोस्तों, उस 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में मिला था, तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दोस्तों 5 प्रांतों में मिला था। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कांग्रेस ने जो अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था वह कितने प्रांतों में किया था, तो 6 प्रांतों में किया था। अब हम देखते हैं दोस्तों इसी तरह देखते हैं कि ये 5 प्रांत कहां कहां थे जो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। तो देखिए, एक मद्रास था, दूसरा बिहार दोस्तों, तीसरा है मध्य प्रांत और बरार वाला क्षेत्र, चौथा था संयुक्त प्रांत, आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन आता है, और 5वां क्या था, उड़ीसा। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि 1937 का जो चुनाव हुआ था उनमें कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था, तो 5 प्रांत कौन थे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, एक कौन था, मद्रास,
दूसरा कौन था, बिहार। तीसरा रीजन कौन था दोस्तों, वह मध्य प्रांत एवं बरार वाला रीजन। चौथा रीजन कौन था, संयुक्त प्रांत, जो आज देखते हैं दोस्तों, आज आप आधुनिक उत्तर प्रदेश जो आप देख रहे हैं ना, वो वाला रीजन। और पांचवा कौन था दोस्तों, उड़ीसा। तो इन 5 प्रांतों में क्या होता दोस्तों, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था 1937 के चुनाव में। अब पूछा जाता है दोस्तों, 5 प्रांतों में तो बहुमत मिला, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन 6 प्रांत में किया था, तो वो 6 प्रांत कौन थे, तो आप इसमें भी याद रखेंगे दोस्तों। 6 प्रांतों में एक था मद्रास, दूसरा था बंबई, तीसरा था मध्य प्रांत, चौथा था उड़ीसा, पांचवा था बिहार और छठवां था संयुक्त प्रांत। तो आप यहां दोस्तों बंबई को याद रखेंगे बहुत अच्छे से। आप देख रहे हैं ना दोस्तों कि बंबई में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बंबई में कांग्रेस ने क्या किया था, मंत्रिमंडल का गठन किया था। सॉरी दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखेंगे। अगर आपको दोस्तों देखिए, प्रांतीय चुनाव यानी पूर्ण बहुमत कहां मिला था, मद्रास में। मद्रास में पूर्ण बहुमत भी मिला था और मद्रास में कांग्रेस ने क्या किया था, मंत्रिमंडल का भी गठन किया था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों बिहार में, तो बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत भी मिला था और बिहार में कांग्रेस ने क्या किया था, मंत्रिमंडल का गठन किया था। इसी तरह आप देखेंगे उड़ीसा में दोस्तों, उड़ीसा में भी क्या हुआ था, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और उड़ीसा में भी कांग्रेस ने क्या किया, मंत्रिमंडल का गठन किया। इसी तरह आप देखेंगे दोस्तों संयुक्त प्रांत जो है, संयुक्त प्रांत में भी क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। और जो मध्य प्रांत वाला रीजन है दोस्तों, तो मध्य प्रांत में भी दोस्तों क्या देख रहे हैं आप, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस ने यहां क्या किया, मंत्रिमंडल का गठन किया। तो आप दोस्तों सिर्फ बंबई को याद रखेंगे कि बंबई एक ऐसा प्रांत था जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस ने वहां भी मंत्रिमंडल का गठन किया था दोस्तों। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि वह 5 प्रांत कौन कौन से थे, जहां 1937 का जो चुनाव होता है, 1937 का जो इलेक्शन होता है, वहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। और वो 6 प्रांत कौन थे जहां पर कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो आपके लिए बंबई एक्सेप्शनल है, तो आप बंबई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप बंबई एलिमिनेट कर लेंगे दोस्तों तो आपको आसान हो जाएगा याद करना है। यानी बंबई के बारे में आप क्या याद रखना है, बंबई के बारे में सबसे पहले आपको यह याद रखना है दोस्तों कि बंबई में कांग्रेस को क्या हुआ था, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि बंबई में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन आपको बंबई क्यों याद रखना है दोस्तों, बंबई में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ना मिलते हुए भी दोस्तों क्या हुआ था, कांग्रेस ने यहां अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो आप इसको इस मामले में याद रखेंगे। अब आप इसको बंबई को अगर याद कर लेंगे दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपसे यह क्वेश्चन गलती नहीं होगी, इसलिए हम आपको यहां पर जोर दे रहे हैं दोस्तों। यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत आते हैं। हर एक एग्जाम में आप देखेंगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, फिर भी क्या होता है, लोगों से गलती हो जाती। क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस नहीं किए होते। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1937 का जो प्रांतीय चुनाव होता है, 1937 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन होता है दोस्तों, इसमें बंबई को आप क्या याद रखेंगे दोस्तों कि बंबई में क्या होता, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन बंबई दोस्तों वह 6वां प्रांत था जिसमें कांग्रेस ने क्या किया था, मंत्रिमंडल का गठन किया था। अब हम देखने वाले दोस्तों ऐसा क्या था बंबई में, तो क्या ऐसा था कि जो दोस्तों वहां पर उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन कर। तो देखिए दोस्तों 3 प्रांत ऐसे थे, एक था बंबई, आप याद रखेंगे दोस्तों 3 प्रांत ऐसे थे, एक बंबई था, दूसरा असम था और तीसरा कौन था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। तो 3 प्रांत ऐसे थे दोस्तों 1937 के चुनाव में जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस वहां पर क्या हुआ था, सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आया था। तो ये जो 1937 का इलेक्शन हुआ था दोस्तों, आप इसमें ऐसे याद रखेंगे कि 1937 के इलेक्शन में 3 प्रांत ऐसे थे, एक था दोस्तों बंबई, दूसरा था असम और तीसरा था दोस्तों उत्तर पश्चिम प्रांत। तो यह 3 प्रांत ऐसे थे दोस्तों जहां पर क्या होता, 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। यानी कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस यहां क्या थी दोस्तों, सबसे बड़ी दल बन के उभर के आई थी, यानी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई थी। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि जो 1937 का चुनाव हुआ था, यानी 1937 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, उसमें वह कौन कौन से ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस क्या होती दोस्तों, उसमें सबसे बड़े दल यानी सबसे बड़े प्रांत के रूप में उभर के आती। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इस क्रम में, एक था बंबई, दूसरा था असम और तीसरा कौन था, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो 3 कौन थे, बंबई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत। इन तीनों को आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस ना करने की वजह से दोस्तों, या वहां पर अनुमान ना लगाने की वजह से आपसे गलती हो जाती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों एक फैक्ट और दिया गया हुआ क्या, देखिए लेकिन क्या होता दोस्तों, बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने क्या किया था, सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बना लिया था। अभी आपने देखा दोस्तों कि 6 प्रांत ऐसे थे
अभी आपने ऊपर देखा दोस्तों कि 6 प्रांत ऐसे थे दोस्तों जहां ने कांग्रेस ने क्या किया दोस्तों, अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, यानी कैबिनेट का गठन किया। लेकिन आगे क्या होता है दोस्तों, बाद में क्या होता है, इन सब प्रोसेस के बाद क्या होता है, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम। अभी आपने देखा ना दोस्तों, ये जो असम है, इस असम में क्या हुआ था, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और ये जो उत्तर पश्चिम प्रांत था, यहां भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन क्या होता, सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। तो इसी पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी दोस्तों कांग्रेस ने क्या किया, सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बना लिया। यानी यहां जहां जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, वहां पर भी क्या किया था दोस्तों, आगे चलकर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बना लिया, यानी बंबई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो 1937 यानी 1937 का दोस्तों जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसमें उन प्रांतीय चुनाव में दोस्तों वह 5 प्रांत ऐसे कौन थे, यानी 5 प्रोविंस ऐसे कौन थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था दोस्तों, और वो 6 प्रांत ऐसे कौन थे जहां पर कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। और इसी 1937 के चुनाव में दोस्तों कांग्रेस को ऐसे 3 प्रांत कौन थे जहां पर कांग्रेस को दोस्तों पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों वहां पर क्या हुआ था, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आई थी। तो दोस्तों इस 1937 के चुनाव के बारे में आप इस तरह से अगर चीजों को याद रखेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से अगर इससे क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है दोस्तों अब आप इसको गलती नहीं करेंगे। बस आपको जरूरत क्या है दोस्तों, आप चीजों को रिवाइज करते रहें और चीजों को प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो को बार बार देखते रहें। आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा हिस्ट्री का यह जो लेक्चर है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी दोस्तों जिसको आरओ एआरओ बोला जाता है, या आप टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, टेट सीटेट, हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह आधुनिक भारत का जो हम आपको जो चीजें पढ़ा रहे हैं दोस्तों, यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से दोस्तों एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह से चीजों को आपको पढ़ना होता है दोस्तों। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहेंगे और वीडियो को बहुत अच्छे से नोट्स भी अपने बनाते चलेंगे। तो कुछ अब और फैक्ट आपके एग्जाम के हिसाब से दोस्तों दिया गया, मुझको भी देख लेते कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको इरेज कर देते ताकि आपको देखने में सुविधा रहे। तो देखिए आपको यहां तक की चीजों तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई दोस्तों कि जो 1937 का इलेक्शन हुआ था उससे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहां दिया गया है, वो महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, देखिए वर्ष 1934 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो कार्यकाल था वह कब तक था, 28 माह तक था। आपसे क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन यह बनता है कि जो 1937 का जो चुनाव हुआ था, यानी 1937 का जो दोस्तों चुनाव हुआ था जिसके बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो इस 1937 का जो चुनाव होता है दोस्तों, इसमें जो कांग्रेस जो ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया था, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों यह 28 माह तक इनका कार्यकाल रहता है, यानी 28 मंथ तक दोस्तों यह कार्यकाल रहता है। आप जानते हैं दोस्तों 28 मंथ का मतलब क्या हो गया, आप जानते हैं दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी तो आप 24 अगर कर देंगे तो क्या हो गया, 2 साल, 2 साल ही हो गया, 4 और बच गया, यानी दोस्तों क्या हो जाता है 2 साल 4 महीने। आप इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों कि जो 1937 में चुनाव हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए कि 1937 के इलेक्शन में आपने देखा दोस्तों कि कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों का गठन किया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, यानी कांग्रेस ने जो अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था इसका कार्यकाल दोस्तों कुल 28 माह तक था, यानी 28 मंथ तक था। अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहें तो दोस्तों 2 साल 4 महीने तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है। अब अगला फैक्ट आपसे क्या पूछा जाता है उसको भी देखिए क्या होता है, अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। क्यों, अब इसको देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अक्टूबर 1939 आते आते यानी अक्टूबर 1939 में क्या होता है दोस्तों, सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपना त्यागपत्र दे दिया, यानी अपने पद से क्या कर दिया दोस्तों, रिजाइन कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो 1930 ऐसा क्या हो जाता है 1939 में यानी 1939 में ऐसी कौन सी घटना आ जाती है कि सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने क्या कर दिया दोस्तों, अब क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया, यानी रिजाइन कर दिया। जबकि आप सब जानते हैं दोस्तों उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन 1937 में ही कर लिया था। तो ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों, देखिए उस समय क्या हो रहा था दोस्तों,
सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता दोस्तों, जो ब्रिटेन थी, यानी जो ब्रिटेन की सरकार थी, वो भारतीयों को स्वीकृति के बगैर ही भारतीयों को इसमें शामिल कर ली थी। यानी जो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था दोस्तों 1939 में, तो सेकंड वर्ल्ड वार में क्या होता दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, भारतीय इस सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जानते दोस्तों वो अपनी मनमानी करती थी। उन्हें तो हर एक देश में, दुनिया के हर देश में अपनी कॉलोनी बनाना होता था, अपने उपनिवेश बना के रखने होते थे। उनको इससे थोड़ी ना पता था यहाँ किसकी जान जा रही है, किसकी जिंदगी बच रही है, किसकी जिंदगी जा रही है। उनको तो सिर्फ अपने उपनिवेश, अपने शोषण से, उनको सिर्फ मनी से मतलब होता था, ताकि ब्रिटेन का डेवलपमेंट कर सके। तो उस समय होता क्या दोस्तों, जब सेकंड वर्ल्ड चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता दोस्तों, भारतीय उस द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं शामिल होना चाह रहे थे, सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल नहीं होते, क्योंकि भारतीयों को उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या करती है, मनमानी करती है और बिना भारतीयों की स्वीकृति के क्या करती है दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को शामिल कर लेती है। तो इसी का विरोध करने के लिए दोस्तों क्या होता है, अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने क्या कर दिया दोस्तों, अपने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। आप इसको अच्छे से इसलिए याद रखेंगे दोस्तों कि इस तरह उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अब एक क्वेश्चन, अब एक फैक्ट और देखिए दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या होता दोस्तों, देखिए, जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। क्यों? कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन यह याद रखेंगे दोस्तों कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया। आपने यह सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जो मुक्ति दिवस था दोस्तों, या मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस सबसे पहले आप याद रखेंगे दोस्तों, ईयर आप याद रखेंगे 1939, यानी 1939 में क्या होता है दोस्तों, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब? 22 दिसंबर को। अब यह मुक्ति दिवस कौन मनाते हैं दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, जिन्ना ने सभी मुसलमानों से मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था, ना कि कांग्रेस ने। तो क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आप सबसे पहले यह बताइए कि मुक्ति दिवस कब मनाएगा। तो मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वह मनाया जाता है, आप सब देख रहे हैं दोस्तों, 22 दिसंबर 1939 को क्या होता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और यह मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किसने किया था दोस्तों, तो यह मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान जिन्ना ने किया था सभी भारत के सभी मुसलमानों से। तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें और बन जाता है कि 22 दिसंबर 1939 को दोस्तों जो जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था, यह क्यों किया था। तो आप सब ने भी देखा दोस्तों कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया था, सेकंड वर्ल्ड वार का विरोध करने के लिए त्यागपत्र दे दिया था। तो इसी की खुशी में कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, तो इसी की खुशी में जिन्ना ने क्या कहा दोस्तों, मुक्ति दिवस मनाने की बात की कि मतलब हमको कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। यहां मुक्ति दिवस का मतलब यह होता है दोस्तों कि हमको क्या हुआ, कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। किसका मानना था दोस्तों, यह जिन्ना का मानना था। जबकि आप सब अभी नहीं देखा दोस्तों कि जो कांग्रेस ने अपने पद से यानी मंत्रिमंडल से रिजाइन दिया था, उसका कारण यह था दोस्तों कि सेकंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की बिना सहमति के ही ब्रिटिश सरकार ने उनको शामिल कर लिया था। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस ने क्या कर दिया, अपने मंत्रिमंडल से रिजाइन कर दिया। लेकिन इसी के बाद क्या होता दोस्तों, इसी खुशी को मनाने के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। जिन्ना ने क्या कहा कि सभी मुसलमानों से आह्वान किया कि मुक्ति दिवस मनाइए, और मुक्ति दिवस मनाने के लिए दिन क्या रखा गया, 22 दिसंबर 1939 को। तो उम्मीद है आपको यह फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो 1937 में जो संयुक्त प्रकार का सरकार बना था, यानी संयुक्त प्रांत में जो सरकार बना था, उस सरकार में कौन कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों 1937 का जो संयुक्त प्रांत में सरकार बना था, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे गोविंद बल्लभ पंत। और कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे दोस्तों, तो वह थे कैलाश नाथ काटजू। और वित्त विभाग किसके पास था दोस्तों, तो वह था रफी अहमद किदवई के पास। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे दोस्तों, आपने अभी देखा दोस्तों 1937 में यानी 1937 में दोस्तों क्या होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो इस 1937 में क्या होता है दोस्तों, जो संयुक्त प्रांत में जो सरकार बनी थी, आप सब जानते हैं ना, यूनाइटेड प्रोविंस यहां बात की जा रही है। संयुक्त प्रांत का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस को दोस्तों आज के ही समय में उत्तर प्रदेश बोल दिया जाता है। जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, उसमें कुछ और भाग शामिल कर लेंगे तो उस समय उस वाले रीजन को बोला जाता था संयुक्त प्रांत, यानी यूनाइटेड प्रोविंस। तो आपसे पूछा जाता है 1937 में ये जो संयुक्त प्रांत में सरकार जो बना था, इस संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री आप याद रखेंगे दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत थे। यानी जो संयुक्त प्रांत में जो सरकार बना था दोस्तों, वहां पर प्रधानमंत्री कौन थे, वह थे गोविंद बल्लभ पंत थे। और इस संयुक्त प्रांत में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे, वह थे कैलाश नाथ
काटजू। यानी जो संयुक्त प्रांत में जो दोस्तों जो कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे, वह थे दोस्तों कैलाशनाथ काटजू। और आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों जो वित्त विभाग किसके पास था, तो वित्त विभाग दोस्तों किसके था, और रफी अहमद कितवई के पास था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत, कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे, कैलाशनाथ काटजू, और वित्त विभाग किसके पास था दोस्तों, और वह था रफी अहमद किदवई के पास। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे फैक्ट जो दिए गए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि संयुक्त प्रांत में कौन कौन मंत्रालय किसके किसके पास था, और मुक्ति दिवस क्या था, और कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से क्यों रिजाइन कर दिया था। ये सारे ही फैक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों इसी क्रम में पढ़ने वाले जो देसी रियासतें हैं, यानी देसी रियासतें में जो बटलर समिति आई थी, उस बटलर समिति के बारे में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि बटलर समिति से क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, देसी रियासतों में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देसी रियासतों में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं बटलर समिति के बारे में। तो हम देखते हैं दोस्तों बटलर समिति से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही भी याद रखिएगा दोस्तों कि बटलर समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन कब होता दोस्तों, वर्ष 1927 में। और इस बटलर समिति का नाम क्या था दोस्तों, भारतीय रियासत समिति। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि बटलर समिति का गठन कब हुआ था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, बटलर समिति का गठन हो गया था 1927 में, यानी 1927 में। आप देख रहे हैं दोस्तों कि प्रांतीय चुनाव कब हुआ था, 1937 में हुआ था। अभी आपने पढ़ा दोस्तों, जो प्रांतीय चुनाव हुआ था कांग्रेस का, वह 1937 में हुआ था। इसके 10 साल पहले ही बटलर समिति का गठन कर दिया गया, तो 1927 में। तो आपको याद करना आसान हो गया ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बटलर समिति का गठन कब हुआ, तो आपको अभी प्रांतीय चुनाव अच्छे से याद हो गया। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, प्रांतीय चुनाव के 10 साल पहले ही बटलर समिति का गठन कर दिया गया था, वर्ष 1927 में। और इस बटलर समिति को दोस्तों क्या बोला जाता है, भारतीय रियासत समिति। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, 1927 के बटलर समिति को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, भारतीय रियासत समिति, यानी भारतीय रियासत समिति। अब आप जानते हैं दोस्तों, कोई कमेटी बनाई जाती है तो उस कमेटी को बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अब आप यहां ये याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बटलर समिति का गठन किया गया था, इस बटलर समिति को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो आप उद्देश्य देख लीजिए दोस्तों कि बटलर समिति को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। सबसे पहले आप यही याद रखेंगे दोस्तों, बटलर समिति का मेन एक उद्देश्य क्या था दोस्तों, वह उद्देश्य यह था कि भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। मतलब जो भारत सरकार थी उस समय, यानी भारत सरकार का मतलब होता दोस्तों उस समय जो ब्रिटिश भारत की सरकार थी, और उस समय जो भारतीय रियासत थे, उन ब्रिटिश सरकार और उन भारतीय रियासतों के मध्य किस प्रकार के संबंध है, उन संबंधों की जांच करने के उद्देश्य से दोस्तों क्या हुआ था, बटलर समिति का गठन किया गया था। और क्या किया गया था दोस्तों, देखिए, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। इसका एक उद्देश्य और भी था दोस्तों, ये जो बटलर समिति 1927 में बनी थी, इसका एक उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। यानी जो ब्रिटिश भारत थी और जो भारतीय रियासतें थी, इन दोनों के मध्य जो आर्थिक गतिविधियां होती थी, यानी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती थी, और जो वित्तीय संबंध थे, यानी जो फाइनेंशियल रिलेशन थे, उनके लिए सुधार करना, और उसके लिए क्या करना, सिफारिश करना। यानी जो उस समय की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी दोस्तों, उन फाइनेंशियल कंडीशन में क्या करना था, सिफारिश करना और सुधार करना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बटलर समिति के गठन के बारे में भी, और बटलर समिति के गठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या था, यह भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने देखा दोस्तों, इसका एक उद्देश्य यह था, क्या जांच करना था, कि जो ब्रिटिश सरकार थी और जो भारतीय रियासत थे, उनके बीच किस प्रकार के रिलेशन है, किस प्रकार के संबंध है, उनकी जांच करना था। और क्या करना था दोस्तों, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही थी ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच, उस आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में क्या करना था, सुधार करना था। इस सुधार के लिए क्या करना था, सिफारिश करना था। अब हम देखते हैं कुछ और जो दोस्तों फैक्ट दिए गए हैं उस फैक्ट के बारे में, कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहां एक फैक्ट दिया गया है कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था दोस्तों। तो आप याद रखेंगे दिसंबर 1927 में। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया राज्य जन कॉन्फ्रेंस, यहां बात की जा रही है दोस्तों अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया राज्य जन कॉन्फ्रेंस, तो पूछा जाए इसका आयोजन कब किया गया था दोस्तों। तो इसका आयोजन कब होता है, दिसंबर 1927 में, यानी दिसंबर 1927 में दोस्तों क्या होता है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। अब एक फैक्ट और दिया गया, उसको भी आप देख लीजिए। देखिए,
भारत प्रजामंडल, भारत प्रजामंडल को दोस्तों बोला जाता है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस। इसका अध्यक्ष दोस्तों 1939 में किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। तो आप यहां बहुत अच्छे से फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो भारत प्रजामंडल था, भारत प्रजामंडल को दोस्तों क्या बोला जाता है? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस। इस भारत प्रजामंडल का अगर पूछा जाए आपका अध्यक्ष किसको चुना गया था दोस्तों, तो भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और कब चुना गया था दोस्तों? 1939 में। यानी जो भारत प्रजामंडल थे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और कब वह चुने गए थे? तो वह चुने गए थे दोस्तों 1939 में, यानी 1939 में। और भारत प्रजामंडल को दोस्तों क्या बोला जाता है? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको गलती नहीं करेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको यहां बार बार इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है दोस्तों कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत प्रजामंडल था, उस भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वह जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे दोस्तों? तो वह बनाए गए थे 1939 में, यानी 1939। अब यहां दोस्तों दो फैक्ट और रह गए हैं जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको भी देख लीजिए। वो दो फैक्ट क्या है, देखिए 26 अक्टूबर 1947 को दोस्तों क्या होता है? कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र किसको सौंपा था? जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। यह भी क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में आप सबने देखा ना, कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोस्तों क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो आप यहां याद रखिएगा दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों उस समय कश्मीर के महाराजा कौन थे? हरि सिंह थे। तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने क्या किया दोस्तों? देश को आजाद होने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को, आप सब जानते हैं दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। तो उस समय दोस्तों कश्मीर के महाराजा कौन थे? हरि सिंह ने। उन्होंने क्या किया दोस्तों? 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के लिए जो हस्ताक्षर पत्र सौंपा था, वो किसको सौंपा था? तो वह सौंपा था जवाहरलाल नेहरू को। तो आप याद रखेंगे दोस्तों 1947 की ही यह घटना है जब देश आजाद हो गया था, यानी 26 अक्टूबर 1947 को यह घटना होती है। क्या होता है दोस्तों? कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह ने, उन्होंने क्या कहा कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं, यानी हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। यानी उस समय कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने कह दिया था दोस्तों कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं, यानी हम कश्मीर जो है दोस्तों वो भारत में शामिल होना चाहता। और ऐसा करने के लिए जो हस्ताक्षर किया था उन्होंने, जो पत्र उन्होंने सौंपा था, उस पर उन्होंने अपना सिग्नेचर जो किया था दोस्तों, यह सिग्नेचर वाला जो पत्र था यह किसको उन्होंने सौंप दिया था? यानी किसको दे दिया था दोस्तों? क्या दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षरित विलय पत्र किसको सौंपा था? यह सौंपा था जवाहरलाल नेहरू को। अब एक क्वेश्चन और बनता हुआ अभी आप देख लीजिए, देखिए भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब हुआ था दोस्तों? तो वह हुआ था 1947 में। आप सब जानते हैं दोस्तों 1947 में ही हमारा देश आजाद हो गया था। तो आप ऐसे ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय भी तो उसी समय होगा ना, 1947 में। तो यह भी फैक्ट आपको अच्छे से याद हो जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संघ में, यानी जो भारतीय संघ था उसमें अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब होता दोस्तों? तो भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब होता है? वह होता है 1947 में, यानी 1947 में, क्योंकि उसी समय दोस्तों क्या होता है? हमारा देश आजाद होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको सारे फैक्ट, आज जितना भी सब कुछ आपको पढ़ाया गया आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी जो 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए तो उन प्रांतीय चुनाव के बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बटलर समिति थी, बटलर समिति के बारे में भी, और एग्जाम के हिसाब से यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया दोस्तों, इन महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन, इन तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछे लिए जाते, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा, उस अगले वीडियो में दोस्तों हम सब क्या पढ़ेंगे? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बस चलते चलते आप सबसे निवेदन दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल वो क्या है? स्टडी विथ रामा। इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, यानी आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके भाई बहन में, आपके रिलेटिव में जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उन तक यह वीडियो शेयर कर देंगे ताकि उनकी भी तैयारी को दोस्तों क्या होता रहे? मजबूती मिलता रहे, ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आती रहे कि हमको किस तरह से अपनी पढ़ाई करते रहनी है, किस तरह से हमको चीज़ें नोट्स बनाते रहना। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों ये हमारा जो हिस्ट्री का लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए लाभदायक है दोस्तों। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों? वीडियो को बड़ी मात्रा में शेयर कर देंगे और दोस्तों अपनी अपनी एग्जाम के हिसाब से आप सब क्या करते रहेंगे? अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपना रिवीजन करते रहेंगे, अपनी तैयारी
करते रहेंगे। तो चलते चलते दोस्तों बस आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब ने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो को सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।